अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जो सवाल अब तक बीजेपी और कांग्रेस पूछ रही थी कि अगर शराब नीति बहुत अच्छी थी तो फिर इसे वापस क्यों लिया, विपक्ष के इस सवाल पर अब तक आम आदमी पार्टी सिर्फ गाल बजाती रही है। लेकिन जब यही सवाल अदालत ने पूछ लिया तो मनीष सिसोदिया बगलें झांकने लगे। जज को जब ये बताया गया कि मनीष सिसोदिया ने मेरिट के आधार पर नहीं, पत्नी की सेहत के आधार पर एक बार फिर से जमानत की अर्जी दाखिल की है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बहुत अच्छी नीति है तो इसे आपने वापस क्यों लिया। इस पर एक ठोस जवाब दीजिए। मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की रद्द की जा चुकी आबकारी नीति में गड़बड़ी करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने कहा कि अगर ये दावा किया जा रहा है कि यह शराब नीति अच्छी थी तो इसे रद्द क्यों करना पड़ा। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित केस में सह आरोपी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। अदालत ने वकील से कहा कि इस सवाल का स्पष्ट जवाब दिया जाए। बता दें कि दिल्ली का उप मुख्यमंत्री रहते हुए मनीष सिसोदिया के पास आबकारी समेत कई अन्य विभाग भी थे। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान जज को बताया गया कि तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर जमानत के लिए याचिका दायर की है। सिसोदिया के वकील ने बताया कि जब उपराज्यपाल ने शराब वेंडर्स को गैर अनुरूप क्षेत्रों में खोलने नहीं दिया और इसकी वजह से नुकसान होने लगा, तब इस नीति को वापस लेना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले कि शराब नीति में इन वेंडर्स को उन स्थानों पर ऑपरेट करने की अनुमति दी गई थी जो पिछले 10 साल से उस स्थान पर थे। नई आबकारी नीति के तहत एक लाइसेंस के तहत 3 ही स्टोर प्रत्येक म्युनिसिपल वार्ड में खोलने की अनुमति दी गई है। अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने हालांकि दावा किया कि ये शराब नीति इसलिए वापस ली गई क्योंकि इस नीति के तहत किए गए गलत कार्य उजागर हो गए थे। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की याचिका अदालत में पेंडिंग है। सिसोदिया के खिलाफ केस की जांच कर रहे CBI और ED के मुताबिक शराब नीति को बनाते वक्त गड़बड़ी की गई और लाइसेंस धारकों का पक्ष लिया गया। दिल्ली सरकार 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लाई थी, लेकिन सितंबर 2022 के अंत तक इस नीति को वापस लेना पड़ा। आबकारी नीति के तहत शहर को 32 जोन में बांटा गया था। इसके बाद 849 दुकानों के लिए ओपन टेंडर के जरिए लाइसेंस दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने सभी वार्ड्स में शराबबंदी के 2 वेंडर्स खोलने की अनुमति दी थी। इसमें वैसे अवैध कॉलोनियों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति भी शामिल है। अदालत में ED की तरफ से बताया गया कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर जमानत के लिए फिर से याचिका लगाई है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी, RSS और बजरंग दल ही सांप्रदायिक नजर आते हैं। बाकी मुस्लिम लीग से लेकर PFI तक सब सेक्युलर हैं। वैसे भी जिस मुस्लिम लीग की कृपा से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत पाए, उसे भला वे कम्युनल कैसे कह सकते हैं। यही वजह है कि जिन्ना के चेलों की पार्टी मुस्लिम लीग को उन्होंने अमेरिका में सेक्युलर कह डाला। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने इसे लपक लिया और सवाल कर रही है कि जो पार्टी मजहब के आधार पर देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, वह सेक्युलर कैसे हो सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ऐसे में सवाल किया कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और केरल वाली मुस्लिम लीग एक ही है या इसमें कोई अंतर है। बड़ी बात यह कि जिस मुस्लिम लीग को आज राहुल गांधी सेक्युलर बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू उनके गठन का कड़ा विरोध कर चुके हैं। नेहरू नहीं चाहते थे कि आजाद देश में ये पार्टी फिर से बने। कहने को अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और केरल की मुस्लिम लीग एक नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आज़ादी के बाद 1948 में हुई थी। वे चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, जो मुख्य तौर पर केरल में सक्रिय हैं, लेकिन IUML की जड़ें जिन्ना की मुस्लिम लीग में ही हैं। देश के विभाजन के कुछ समय बाद ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भंग कर दी गई थी। आज़ादी के बाद भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जगह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ले ली। इसे चुनाव आयोग से स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। IUML की मुख्य मौजूदगी केरल में है, लेकिन तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इसकी मौजूदगी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भले ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा राजनीतिक ताकत न बन पाई हो, लेकिन आजादी के बाद सिर्फ एक लोकसभा चुनाव को छोड़कर हर चुनाव में 2 सांसद तो रहे ही हैं।
फिलहाल लोकसभा में उसके 4 सांसद हैं। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में उसके 2 सांसद जीते थे। 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में उसका कोई उम्मीदवार नहीं जीत पाया। उसके बाद से हर लोकसभा चुनाव में उसके कम से कम 2 सांसद जीते। 1967 के चौथे लोकसभा चुनाव में उसके 3 और 2019 में उसके 4 सांसद जीते थे। कांग्रेस ने केरल में 2019 का लोकसभा चुनाव IUML के साथ गठबंधन करके लड़ा और वहीं की वायनाड संसदीय सीट से राहुल गांधी जीत गए। हालांकि मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में सजा के बाद उनकी सांसद सदस्यता खत्म कर दी गई। आजादी के बाद जिन्ना की मुस्लिम लीग के नेता रह चुके मोहम्मद इस्माइल ने पार्टी को फिर से संगठित करने का बीड़ा उठाया। 10 मार्च 1948 को उन्होंने चेन्नई में बैठक बुलाई। उसमें पूर्ववर्ती मुस्लिम लीग के 33 नेता शामिल हुए। तब इस्माइल के कुछ सहयोगियों ने भी मुस्लिम लीग को पुनर्संगठित किए जाने का विरोध किया। उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से यहां तक कहा था कि वह मोहम्मद इस्माइल को मुस्लिम लीग का पुनर्गठन को छोड़ने की सलाह दें। उनका विचार था कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग जैसी पॉलिटिकल पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के विवाद में कुरुक्षेत्र में किसानों और खाप संगठनों की महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत शुरू होते ही ब्रिजभूषण शरण सिंह के मसले को छोड़ सारे चौधरी आपस में ही लड़ने लगे। पंचायत में मौजूद चौधरियों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। खाप नेताओं का कहना था कि पहलवानों के अलावा किसानों के मुद्दे भी पेंडिंग हैं, उन पर भी बातचीत होनी चाहिए, जिसके बाद मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी पहलवानों के मामले में आगामी निर्णय लेगी। जाट धर्मशाला में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने नाबालिग पहलवान के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, अगर पहलवान बालिग है तो उसमें भी तो कई धाराएं होती होंगी। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो देश की छवि खराब होगी। इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जाएगा। अगर लड़कियों के जंतर मंतर पर खींचने की घटना नहीं होती तो आज यहाँ इकट्ठा नहीं होते। अगर दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आती तो उनसे मुकाबला नहीं हो सकता। सरकार से तोप तमंचों से मुकाबला नहीं है। जेल जाना भी एक आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 5 जून को अयोध्या में होने वाली ब्रिजभूषण की रैली को संतों ने कैंसिल कराया है। इसके पहले गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के फेमस सोरम चौपाल पर महापंचायत की गई थी, जहां राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि अब कुरुक्षेत्र में एक संयुक्त महापंचायत होगी जिसमें हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संवाद में कमी रह गई थी। इस बीच इस मामले को लेकर कुरुक्षेत्र में भी पंचायत की घोषणा पूर्व में हो चुकी थी, इसलिए मुद्दा एक ही होने के कारण पंचायत में फैसले को सुरक्षित रखा गया था। इस बीच हरियाणा में पहलवानों के समर्थन में बालू खाप ने बड़ा ऐलान कर दिया। खाप ने कहा कि जब तक सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होगा तब तक खाप से जुड़े किसी भी गांव में भाजपा जजपा के किसी भी नेता को कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। खाप में बालू समेत 10 के करीब बड़े गांव आते हैं और इन सभी में भाजपा जजपा के नेताओं का विरोध होगा। इससे पहले चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि इस मामले को देश के राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलवानों का ये प्रकरण इंटरनेशनल कुश्ती फेडरेशन के सामने रखा जाएगा। यदि उससे भी बात नहीं बनी तो आंदोलन का रास्ता खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के साथ ज्यादती हुई है। सरकार से आशा रखते हैं कि वे इस मामले में न्याय करेगी। उनका मानना है कि महिला पहलवानों से ज्यादती करने वालों का विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन भी चलता रहेगा। शोषण की शिकार हुई महिला पहलवान देश का गौरव है। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं जानते कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना निश्चित है कि वे पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देशद्रोह कानून को लेकर जारी बहस के बीच लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसे बनाए रखने को कहा। लॉ कमीशन का कहना है कि अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को यदि खत्म किया गया तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इससे देश की अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, लॉ कमीशन ने देशद्रोह कानून के तहत 3 साल की सजा को बढ़ा आजीवन कारावास तक करने की सिफारिश की है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में 22वां विधि आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124 में परिभाषित राजद्रोह कानून को बनाए रखा जाना चाहिए। आयोग ने इस कानून के तहत सजा के प्रावधान को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक बढ़ाने की सिफारिश की है। विधि आयोग की इस 279वीं रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विधि आयोग की 42वीं रिपोर्ट में धारा 124A के लिए सजा को बहुत विषम बनाया गया है, या तो आजीवन कारावास या केवल 3 साल तक की कैद हो सकती है। इसके बीच में कुछ भी नहीं। न्यूनतम सजा जुर्माना हो सकती है। पूरा भारतीय दंड संहिता ही सवालों के घेरे में आ जाएगा, केवल इस तथ्य के साथ कि विशेष कानूनी प्रावधान अपने मूल में औपनिवेशिक है और कुछ देशों ने इसे खत्म कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि आईपीसी की धारा 124A जैसे प्रावधान की अनुपस्थिति में सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर निश्चित रूप से विशेष कानूनों और आतंकवाद निरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें अभियुक्तों से निपटने के लिए कहीं अधिक कड़े प्रावधान हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इसे निरस्त करने से देश की अखंडता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केदारनाथ सिंह ने 26 मई 1953 में बिहार के मुंगेर जिले के बरौनी गांव में भाषण देते हुए आईएएस के अधिकारियों के लिए कुत्ता और कांग्रेस के नेताओं के लिए गुंडा शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा कि अंग्रेज किया करते थे। इसके बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें 1 साल की सश्रम कारावास हुई थी। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने 11 मई 2022 को इसकी वैधता पर निर्णय लेने के बजाय प्रावधान को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया था कि वह इसकी जांच करेगी कि धारा 124A को बनाए रखने की आवश्यकता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल एक तरफ विपक्षी पार्टियों से अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी सरकार खतरे में पड़ती जा रही है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब जुमा 8 रोज पहले मंत्री बने सौरभ भारद्वाज पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। मामला विजिलेंस विभाग के गोपनीय कमरे से आधी रात को संवेदनशील फाइल्स की चोरी का है, जिसे रात के अंधेरे में कमरे का दरवाजा खोलकर गायब कर दिया गया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फाइल्स को कमरे से लेकर भागते कई लोग सीसीटीवी की जद में आए थे और इसका फुटेज भी सामने आया था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव के कमरे से फाइल्स लेकर जा रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले में साफ तौर पर सौरभ भारद्वाज पर फाइल्स चोरी करवाने का आरोप लगाया था, क्योंकि उसी कमरे में केजरीवाल के बंगले से लेकर शराब घोटाला की फाइल्स थीं। इसके अलावा भी कई संवेदनशील फाइल्स थीं, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार के घोटालों के राज थे। अवैध तरीके से विजिलेंस की फाइल चोरी होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपी एस्टेट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस ने आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऊपर आरोप लगाए थे कि सौरभ भारद्वाज के कहने पर विभाग से फाइल्स को हटाया गया। स्पेशल सेक्रेटरी के खिलाफ फर्जी शिकायतों और देर रात के वक्त विजिलेंस विभाग से विजिलेंस की फाइल गायब करने के मामले में संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस की फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की। आरोपों के मुताबिक हाई प्रोफाइल फाइल्स, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट की चार्जशीट, सीएम हाउस के रेनोवेशन के पेपर्स, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी पेमेंट्स, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले, ट्रेड एंड टैक्स में सोने की चोरी के मामले, जेल और जेल के मंत्रियों की सांठगांठ से जुड़े मामलों की फाइल्स विजिलेंस विभाग से अवैध तरीके से गायब की गई हैं। स्पेशल सेक्रेटरी की जांच के बाद तैयार हुई फैक्चुअल रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया था और अब अज्ञात लोगों के खिलाफ 1 जून को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस मामले में सचिवालय के कई अधिकारियों की गिरफ्तारी तत्काल होगी। इसके पहले बीजेपी ने फाइल्स चोरी करवाने का आरोप लगाया था। तब सौरभ भारद्वाज ने आरोपों को झूठा बताकर बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाने की धमकी दी थी। तब सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह विधूड़ी ने आरोप लगाया कि राजशेखर के कार्यालय से फाइल्स चोरी हो गई हैं और उन्होंने इस चोरी का कथित सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया।
भाजपा नेताओं ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस आयुक्त से शिकायत की जाएगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस ने आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऊपर आरोप लगाए थे कि सौरभ भारद्वाज के कहने पर विभाग से फाइल्स को हटाया गया। स्पेशल सेक्रेटरी के खिलाफ फर्जी शिकायतों और देर रात के समय विजिलेंस विभाग से विजिलेंस की फाइल्स गायब करने के मामले में संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस की फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपों के मुताबिक हाई प्रोफाइल फाइल्स जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट की चार्जशीट, सीएम हाउस के रेनोवेशन के पेपर्स, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी पेमेंट्स। देशद्रोह कानून पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आते ही कांग्रेस सहित सेक्युलर पार्टियां बेचैन हो गईं। वजह ये कि लॉ कमीशन ने इस कानून को बनाए रखने की सिफारिश कर दी। लॉ कमीशन ने इसमें कुछ बदलाव की सिफारिश भी की। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देशद्रोह कानून पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट का स्वागत किया और कहा कि देशद्रोह पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार को अब रिपोर्ट मिल गई है तो सभी हितधारकों के साथ बातचीत के बाद जनहित में निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशें मददगार हैं, लेकिन हम इसमें फैसला लेने के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। कमीशन की रिपोर्ट से नाराज अभिषेक मनु सिंघवी सामने आए और उन्होंने कहा कि देशद्रोह मामलों पर आयोग की सिफारिशों से देश में बवाल बढ़ेगा। अब कोई कैसे आवाज उठाएगा और सवाल करेगा? उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक देखकर विपक्ष को और प्रताड़ित किया जाएगा। कोई भी ऐसा सुरक्षा चक्र नहीं दिया गया जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। दरअसल लॉ कमीशन ने देशद्रोह कानून पर केंद्र को रिपोर्ट दी थी। इसमें यह कहा गया कि इस कानून को कुछ बदलाव के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। इसको निरस्त करने से देश की अखंडता और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। धारा 124A को इसके दुरुपयोग से रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने कवरिंग लेटर में 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 मई के महीने में देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। तब राज्य सरकारों से कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से इस कानून को लेकर जांच पूरी होने तक इस प्रावधान के तहत सभी लंबित कार्यवाही में जांच जारी न रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा है और विपक्षी दलों से समर्थन ये कहकर मांगा जा रहा है कि लड़ाई देश के जनतंत्र और संविधान को बचाने की है। लेकिन कांग्रेस के ही नेता संदीप दीक्षित कहते हैं कि केजरीवाल इसकी आड़ में अपने घोटालों को छिपाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद पाले बैठे केजरीवाल कभी कांग्रेस को ऑफर देते हैं कि आप ये करो तो हम ये करेंगे, तो कभी ये कहकर लपेटते हैं कि कांग्रेस तय करे कि वह लोकतंत्र और जनता के साथ है या मोदी के साथ। केजरीवाल के इस खेल का जवाब राहुल गांधी ने साफ तौर पर दिया है। इस मुद्दे पर जब अमेरिका में राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो वो सीधे जवाब देने के बजाय इस मामले को गिव एंड टेक यानी लेना और देना से जोड़कर बताने लगे। उनसे सवाल किया गया कि भारत में विपक्ष कितना एकजुट है और कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल का समर्थन क्यों नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि इंटरनल मामला है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष एकजुट है, हालांकि ये थोड़ा पेचीदा है क्योंकि हम कई जगह विपक्षी दलों से ही लड़ रहे हैं। ऐसे में मोल तोल जरूरी है, लेकिन इस मामले में विपक्षी एकजुटता में काफी अच्छा काम हो रहा है। राहुल गांधी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने जवाब देते हुए कहा कि ये कोई दिल्ली या फिर अरविंद केजरीवाल का मामला नहीं बल्कि देश और देश के संविधान से जुड़ा मामला है। ये इस तरह के मामलों में लेना देना नहीं चलता। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश के लिए सिर्फ देना होता है, लेना नहीं होता। केंद्र अध्यादेश लाकर हमारी शक्ति छीन रही है जिसे जनता ने हमें दिया है। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि अब कल को कर्नाटक में भी सरकार की शक्ति छीनी जा सकती है। सिर्फ केंद्र को अध्यादेश ही तो लेकर आना है। उन्होंने दावा किया कि जो संविधान के प्रति चिंतित हैं उन्हें साथ में आना होगा। भारद्वाज ने कहा कि जब राहुल गांधी को जेल की सजा सुनाई गई और उनकी सदस्यता चली गई तो अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कहा कि ये गलत हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे कई मुद्दों में मतभेद हैं, लेकिन ये संविधान से जुड़ा मामला है। विपक्ष को एकजुट करने में लगे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं।
अब तक केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम.के. स्टालिन और हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुके हैं। इन सभी नेताओं का समर्थन मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि राज्यसभा में इस वक्त बीजेपी के बाद किसी पार्टी के पास सबसे ज्यादा संख्या है तो वो कांग्रेस है। ऐसे में बिना कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे और यही वजह है कि केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी अमेरिका में लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। ताजा मामला मुस्लिम लीग का है, जिसे सेक्युलर बताकर राहुल गांधी ने नया बवाल शुरू कर दिया। केरल में यूडीएफ गठबंधन का हिस्सा मुस्लिम लीग क्या है ये पूरा देश जानता है, लेकिन राहुल गांधी के चश्मे से वह धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बताने पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया। राहुल गांधी से वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केरल के मुस्लिम लीग के गठबंधन के सवाल पर पूछा गया था। मुस्लिम लीग के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें कुछ भी गैर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल की एक पार्टी है, वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की पारंपरिक सहयोगी है। अमेरिका में राहुल गांधी के दिए बयानों पर भारत में सियासी बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम लीग वाले बयान की भाजपा ने निंदा की है। बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा कि वायनाड में अपनी स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की मजबूरी है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहा। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि पीएम मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। एकजुट विपक्ष भाजपा को हरा देगा। अगले चुनाव में कांग्रेस लोगों को चौंका देगी। राहुल गांधी ने कहा कि चीन भारत पर कुछ थोप नहीं सकता और भारत और चीन के बीच संबंध आसान नहीं हैं। ये मुश्किल होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता 3 अमेरिकी शहरों की यात्रा पर हैं और उन्होंने कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। छात्रों ने राहुल से पूछा था कि अगले 5 से 10 वर्षों में भारत और चीन के बीच संबंध कैसे होंगे, आप इसे कैसे देखते हैं। इसके उत्तर में कांग्रेस नेता ने कहा कि ये अभी मुश्किल है। मेरा मतलब है कि उन्होंने हमारे कुछ क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। ये मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत पर कुछ थोपा नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।